गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लास में हम इस टॉपिक पर पहुंच गए थे, जल अवशोषण की क्रियाविधि। जो जल अवशोषण की क्रियाविधि है पादपों के अंदर, रेनर ने जल अवशोषण के लिए सक्रिय व निष्क्रिय जो अवशोषण के शब्द है, सक्रिय व निष्क्रिय अवशोषण शब्दों का क्या किया, प्रयोग किया। तो ये दोनों क्रियाविधि होगी किसकी, जल अवशोषण की। रेनर ने जल अवशोषण के लिए सक्रिय व निष्क्रिय अवशोषण के शब्दों का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम किसने किया, रेनर नामक वैज्ञानिक ने। बट 1949 में क्रेमर ने, किसने, क्रेमर ने 1949 में ये जो सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि है, सक्रिय व निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि को समझाया। विस्तार से समझाने वाले वैज्ञानिक कौन हो गए, क्रेमर के द्वारा 1949 में जल अवशोषण की क्रियाविधि को समझाया गया। यदि अब हम बात करें, अभी क्रेनर ने जो सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि है, इसको समझाने वाले वैज्ञानिक विस्तार से कौन से थे, क्रेमर। बट इसका जल अवशोषण में प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम किसने बताया था, रेनर ने। अब यदि हम देखें किसके अनुसार, क्रेमर के अनुसार ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र। क्रेमर के अनुसार ये दोनों एक दूसरे की स्वतंत्र क्रिया होती है, कि स्वतंत्र होती है। क्लियर। ये दोनों से तात्पर्य लिया गया है सक्रिय व निष्क्रिय जल अवशोषण की जो क्रियाविधि या मैकेनिज्म है, एक दूसरे से दोनों से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। जल अवशोषण को दो प्रकार से होता है पादपों में। जो जल अवशोषण की क्रिया है वह क्रेमर के अनुसार दो प्रकार से होता है। जल अवशोषण कितने प्रकार से हो जाएगा, दो प्रकार से, दो प्रकार से। पहला है निष्क्रिय या निस्सेट जल अवशोषण। दूसरा हमारे पास आ जाएगा सक्रिय जल अवशोषण। अब थोड़ा सा आप लोग देखें भाई, यहाँ निष्क्रिय है, यहाँ सक्रिय है। बट यदि इनकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि देखें, नाम तो निष्क्रिय होता है लेकिन पादपों में सबसे ज्यादा यही क्रिया जल अवशोषण की संपन्न होती है, यह क्रिया कम होती है। यदि रेशियो या परसेंटेज देखें हम लोग, तो निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए 96 से 98% पादपों में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। कौन सी, निष्क्रिय। दूसरा क्या है, सक्रिय, ये होगी 2 से 4%। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, नाम तो निष्क्रिय है लेकिन जो निष्क्रिय निस्सेट जल अवशोषण की क्रिया होती है पादपों में सर्वाधिक संपन्न होती है। बट जो सक्रिय होती है यह कम मात्रा में संपन्न होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों में से यदि हम बात करें तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर है निष्क्रिय या निस्सेट जल अवशोषण की क्रियाविधि। तो यहाँ पर आप निष्क्रिय या निस्सेट जल अवशोषण देखें, मैं डायग्राम बना रहा हूं।
ये पादप का क्या होगा, रूट वाला भाग, ये क्या होगा, स्टेम, और ये भाग किसके हो गए, लीफ वाला भाग। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, अर्थ या धरातल हम इसको मानते हैं, इसमें ये मृदा हो गई। तो इस मृदा वाले पार्ट की यदि हम बात करें, मृदा में क्या होगा, ये वाटर या जल के अणु मानते हैं। ठीक है, अब देखिए निष्क्रिय और सक्रिय के अंतर्गत पहले हम निष्क्रिय पढ़ रहे हैं। निष्क्रिय में क्या क्या क्रियाएं होती हैं। निष्क्रिय या निश्चेत, इसको हटा देता हूं, पहले इसको समझ लें आप लोग फर्स्ट को। निष्क्रिय या जो निश्चेत जल अवशोषण की क्रिया होती है, यह पादपों में जल अवशोषण की प्रमुख विधि होती है। इसको निष्क्रिय क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर रूट है वो निष्क्रिय रूप में कार्य करती हैं। यह स्टेम वाला पार्ट होता है, निष्क्रिय रूप में एक तरीके से रूट कार्य करती हैं जल एब्जॉर्बेशन के लिए, क्योंकि यहाँ जल की जो अवशोषण करने के लिए रूट में संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे मूलरोम हो या जड़ हो। यदि ये जल को अवशोषित करते हैं, कौन से जल को, मृदा जल को, और पादपों में पहुंचाएंगे, तो किस में आ जाएगा हमारे पास, सक्रिय जल में। हमें पढ़ना क्या है, निष्क्रिय निश्चेत, क्योंकि यहाँ जड़ों की जो भूमिका है वो निष्क्रिय होती है इस एब्जॉर्बेशन की मैकेनिज्म या क्रियाविधि में, इसलिए इसको निष्क्रिय नाम से जाना जाता है। ये हमारे पास लीफ है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश या सनलाइट जब इस पर गिरती है प्लांट पर, और प्लांट के कौन से भाग में, हम बोले वायवीय भाग, कौन सा भाग, जो वायवीय भाग होता है उसके अंदर यह मैकेनिज्म संपन्न होती है। जैसे ही सनलाइट यहाँ पर आई तो हमने एक शब्द सुना है आज से पहले भी क्लास में, वाष्पोत्सर्जन। अब जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जल का वाष्प के रूप में निष्कासन होना या कमी होना। अब जैसे जैसे यहाँ सनलाइट आएगी तो वायवीय भाग से, मुख्यतः हम माने लीफ वाले पार्ट से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जैसे ही वाष्पोत्सर्जन की इस भाग में क्रिया होगी तो जल प्लांट के लीफ वाले या पत्ती वाले भाग से क्या होता है, कम होता है। तो इस भाग को किसकी आवश्यकता होगी, जल की। जैसे ही ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो यहाँ पर एक दाब उत्पन्न होता है, जिसको चूषण दाब हम बोल सकते हैं या वाष्पोत्कर्षण भी बोल सकते हैं। ठीक है, कर्षण भी हम इसको बोल सकते हैं, चूषण दाब भी। अब यदि देखें तो ये दाब क्या होता है, लीफ से उत्पन्न होकर के जो तने वाला पार्ट है स्टेम से जल मार्ग से होता हुआ और कहाँ पहुंचता है, रूट में, और रूट से पहुंचने के पश्चात जो दाब है, अब यहाँ देखना हमारे पास ऋणात्मक और धनात्मक यदि हम बात करें तो ये तनाव या खिंचाव हमारे पास जो वाष्पित हुआ था, यहाँ जो खिंचाव उत्पन्न होगा वो ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक। इस ऋणात्मक खिंचाव या तनाव के कारण जल के अणु क्या करते हैं, जड़ों के द्वारा होते हुए जल मार्ग का जो वे है स्टेम द्वारा और पादप के किस भाग पे पहुंचते हैं, लीफ या वायवीय भाग तक पहुंचते हैं। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी, निष्क्रिय या निश्चेत। इसको फिर से समझे, ये पादप का कौन सा भाग है, वायवीय भाग है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो वायवीय भाग में, हम एग्जाम्पल थोड़ा लीफ समझने के लिए मान रहे हैं, बट वायवीय भाग कंप्लीट होगा। अब लीफ के अंदर जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होगा तो जल के अणुओं की क्या हो जाएगी, कमी। अब जल के अणुओं की जैसे ही इसमें कमी होगी तो जल को इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब ये जो जल की आवश्यकता है कहाँ से उत्पन्न होगी, क्योंकि जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होता है तो यहाँ पर एक दबाव या खिंचाव उत्पन्न होता है
जिसको चूषण दाब या वाष्पोत्कर्षण भी हम बोल सकते हैं। और ये कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा तो पादप के स्टेम वाले भाग से होते हुए जो जल मार्ग है और जड़ों द्वारा किसके संपर्क में आता है? मृदा के संपर्क में। और यहाँ से जल के अणुओं को वापस एब्जॉर्वेशन कर हो रहा है, किसके कारण? इस दाब के कारण, ना कि रूट वाले या स्टेम वाले पार्ट के कारण। यहाँ लीफ वाले या वायवीय भाग में दाब या खिंचाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण जो जल के अणु है मृदा से और वायवीय भाग में क्या हो रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार के दाब को क्या बोला जाता है? निष्क्रिय या निषेध दाब बोला जाता है। और इसकी जो प्रतिशतता मैंने अभी बताई थी, 96 से 98% पादपों में इसी तरह के जल अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। अब देखिए हमारे पास जो मूल रोम है यहाँ या फिर रूट का कोई पार्ट है, ये इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है एब्जॉर्बेशन में। अब जब हम सक्रिय पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? सक्रिय, सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया पढ़ेंगे। तो जो सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया है प्लांट में 2 से 4% संपन्न होती है। और यहाँ क्या होगा? रूट वाले पार्ट में जो मूल रोम होंगे या जड़ का कोई भाग, ये क्या करेगा? मृदा जल को अवशोषित करके और पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? सक्रिय जल अवशोषण। क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ मूल रोम या जड़ों के द्वारा जल अवशोषण हो रहा है। तो यहाँ पर सक्रिय भाग कौन निभा रहा है या सक्रियता किसकी हो रही है? जड़ों की। तो इस प्रकार का जो जल अवशोषण होगा वो क्या होगा? सक्रिय जल अवशोषण। डिफरेंट दोनों के अंदर आप समझ ले, डिफरेंट समझ में आ जाएगा तो तुरंत आप इसको सॉल्यूशन कर देंगे। नाम तो निष्क्रिय है लेकिन सर्वाधिक मात्रा में हो रहा है। क्यों सिर्फ निष्क्रिय इसको क्यों कहा गया है? मूल रोम रूट वाला जो या रूट वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर एब्जॉर्वेशन या वाटर एब्जॉर्वेशन की क्रिया में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? निष्क्रिय या निषेध जल अवशोषण। बट सक्रिय जल अवशोषण किसके द्वारा होगा? जड़ों के द्वारा या जड़ों पर पाई जाने वाली संरचना मूल रोम के द्वारा। तो यहाँ पर जड़ों की क्या होगी? जल अवशोषण की क्रिया में जड़ों की सक्रियता होगी या रूट एक्टिव होगी। इसलिए इस प्रकार के अवशोषण को क्या बोला जाएगा? सक्रिय जल अवशोषण बोला जाता है। यह सक्रिय जल अवशोषण होता है जो आवश्यक बलों की उत्पत्ति के कारण होता है। आवश्यक बलों की उत्पत्ति जैसे ही हमने पहले लास्ट क्लासों में भी इसको पढ़ा था। अब सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि भी लगभग इसी होगी, क्योंकि यहाँ पर कैसा बल था? ऋणात्मक। बट जब सक्रिय होगा तो कैसा हो जाएगा? धनात्मक बल उत्पन्न होता है। और जो धनात्मक बल उत्पन्न होगा इसके कारण जो मृदा का जल है वह रूट या मूल रोमों के द्वारा पादप के विभिन्न भागों या अंगों तक पहुंचने का क्या करता है? कार्य। और यदि हम बात करें ये जो मैकेनिज्म है एक्टिव की, सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया रात्रि के समय संपन्न होती है। कब होती है? रात्रि के समय संपन्न होती है। और वाष्पोत्सर्जन की दर यहाँ नगण्य होगी। और एक चीज और याद रखना, निष्क्रिय या निषेध के अंदर जितना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होगी, किसकी? वाष्पोत्सर्जन जितना ज्यादा होगा उतना ही जल अवशोषण भी क्या होगा? बढ़ेगा। जल अवशोषण भी बढ़ेगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखें हमेशा। प्लांट में जितना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा उतना ज्यादा ही जल अवशोषण की क्रिया बढ़ेगी। क्यों? वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? जल की कमी। तो उस जल की पूर्ति के लिए जो जल अवशोषण की क्रिया है वो भी बढ़ेगी। बट यहाँ सक्रिय जल के अनुसार अवशोषण की क्रियाविधि के अनुसार बल कैसा होगा? धनात्मक। यहाँ कैसा आ रहा था? ऋणात्मक। दोनों अलग अलग सेपरेट होते थे अभी। अब धनात्मक की यदि हम बात करें, ये क्रिया कब होती है? रात्रि के समय संपन्न होती है। कौन सी? सक्रिय जल अवशोषण की। और यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस मैकेनिज्म में? सक्रिय में। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? नगण्य। वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो कैसी हो जाएगी? नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है। होता ही नहीं, एक तरीके से नगण्य होता है। अब यदि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी सक्रिय में चालू हो गई तो कौन सी मैकेनिज्म हो जाएगी? निष्क्रिय। तो सक्रिय जल अवशोषण कब होता है? रात्रि के समय। क्योंकि रात्रि के समय सन या जो लाइट है
या सूर्य का जो प्रकाश हम बोल सकते हैं उसकी उपस्थिति होती नहीं है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पादपों में क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इस दौरान जो जल अवशोषण की क्रिया है रात्रि के समय किसके द्वारा होती है, मूलरोम या जड़ों के द्वारा संपन्न होती है। इस प्रकार से हम सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण को समझ सकते हैं। और एक चीज दोनों में से आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, कौन सी जल अवशोषण की क्रिया विधि में मूलों की सक्रिय भूमिका होती है, मूलों की या जड़ की आवश्यकता होती है, तो आंसर क्या आएगा, सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया के अंदर जड़ों का इंपॉर्टेंस होता है या जड़ों की भूमिका होती है। अब यदि हम बात करें इससे आगे हमारे पास टॉपिक है छोटा सा मूल दाब। क्या है, मूल दाब। रूट प्रेशर, मूल दाब या रूट प्रेशर क्या होता है ये देखिए हम लोग। मूल के जाइलम में उपस्थित जल स्तंभ में होने वाले धनात्मक दाब को, मूल के जाइलम में स्थित जल स्तंभ के धनात्मक दाब को मूल दाब कहते हैं। क्लियर। मूल के जाइलम में स्थित जल स्तंभ के धनात्मक दाब को मूल दाब कहते हैं। मूल मृदा को, जो मृदा वाटर होता है, इसको बलपूर्वक एब्जॉर्बेशन करता है। मूल मृदा जल को बलपूर्वक अवशोषित करता है। अभी पढ़ा था ना सक्रिय मैकेनिज्म, उसी की तरह बलपूर्वक अवशोषित करता है। सक्रिय में भी क्या पढ़ा था, जो हमारे पास बल था कैसा था, धनात्मक, तो यहाँ भी कैसा है, धनात्मक। और बलपूर्वक जो मृदा जल है उसको अवशोषित करता है। और यहाँ पर अवशोषण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की। और ऊर्जा किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में। क्लियर। यहाँ जल को अवशोषण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। सक्रिय जल अवशोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा मूलों की श्वसनीय कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। सक्रिय जल अवशोषण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है कहाँ से उपलब्ध होगी, जो रूट है उसकी श्वसनीय जो सेल है, श्वसनीय सेल्स के द्वारा, जो रूट है उसकी श्वसनीय सेल्स के द्वारा ऊर्जा की क्या करवाई जाती है, उपलब्धता या ऊर्जा प्रदान करवाई जाती है। इस प्रकार से कौन सी क्रिया संपन्न होती है, मूल दाब। मूल दाब क्या होगा हमारे पास भाई, जो मूल के जाइलम में हम स्थित क्या बात कर रहे हैं, जल स्तंभ की। और इस जल स्तंभ के कौन से दाब को, धनात्मक पॉजिटिव जो फोर्स या दाब प्रेशर है या दाब है उसको मूल दाब कहते हैं। इस मूल दाब के द्वारा जो मूल है मृदा जल से को अवशोषित करने का कार्य करती है, या बोले हम लोग मूल मृदा से जल अवशोषण करने का कार्य करती है। और जब जल अवशोषण करेगी, कोई भी कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। तो यहाँ भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा किस रूप में मिलेगी, एटीपी से। बट मिलेगी कहाँ से, जो रूट या जड़ की श्वसनीय कोशिका है वहां से ऊर्जा एटीपी के रूप में इसको क्या करवाई जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पादपों में जो जल का मार्ग है, कौन कौन से पादपों के अंदर जल के मार्ग होते हैं।